morning class 10th. Myself Dr. Renu. Welcome to my class. बच्चों आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म, जो कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म की डेफिनेशन बताई थी और प्लस की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताए थे। फेडरलिज्म या संघवाद, संघवाद मीन्स होता है संघवाद। अब बच्चों आपको तो पता ही होगा कि मेनली फेडरेशन जो शब्द है या फेडरलिज्म है, इसमें मेनली पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है यूनिटरी और दूसरा है फेडरलिज्म। इट मीन्स कि केंद्रीय यूनिटरी मतलब एकात्मक सरकार और फेडरलिज्म मीन्स संघात्मक सरकार। ये जो संघ शब्द है बच्चों, ये कहाँ से आया है? पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो संघ शब्द है या फेडरेशन शब्द, ये कहाँ से आया है बच्चों? फेडरेशन शब्द ये लैटिन भाषा के फोएडस से बना है, फोएडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता वास्तव में समझौता है ये। इट मीन्स इसके हिसाब से जब कुछ राज्य या स्वतंत्र राज्य या स्टेट्स अपनी आपसी सहमति से आते हैं और मिल करके एक बिगर यूनिट या यूनियन बनाते हैं तो वो कहलाता है फेडरेशन कहलाता है। तो फेडरेशन या संघवाद कहलाता है। तो मेनली जो फेडरेशन के फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री की यूनिटी या एकता को बनाए रखना और उनकी सुरक्षा को बनाए रखना। सेकंड है एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और इसके साथ ही साथ उस देश की जो रीजनल या क्षेत्रीय विविधता है, प्रांतीय विविधता है, उसमें भी सामंजस्य बनाए रखना। इट मीन्स इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकात्मक के साथ साथ संघात्मक भी है। तो वो क्या करता है, ये जो ऐसा संविधान है हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के साथ साथ उनको ये देश में एकता भी बनाए रखता है। और इसके साथ ही साथ बच्चों आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी कल्चर पाई जाती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उनमें भी, उन विविधताओं में भी एकता को इस्टेब्लिश करता है। तो ये हो गए डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के दो मुख्य उद्देश्य। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फेडरेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के फोएडस से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। और ये फोएडस शब्द नया शब्द है। ये कहाँ से आया है? ये आया है जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, उसी के बाद से ये फेडरेशन शब्द अस्तित्व में आया है, एग्जिस्टेंस में आया है। तो चलिए अब आप बच्चों, फेडरेशन के भी कई टाइप्स होते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फेडरेशन आर फाउंड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन आर फाउंड, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, ये दो तरीके के फेडरेशन या संघ पाए जाते हैं। अब कमिंग टुगेदर क्या है, चलिए समझाते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। इट मीन्स कि स्वतंत्र राज्य जो है आपस में मिलते हैं और ये डिसीजन करते हैं कि वो अपने से बड़ी एक यूनिट, एक इकाई बनाएंगे। सपोज इसका एग्जांपल ये हो सकता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि इंडिया में कर्नाटक, राजस्थान और जितने भी स्टेट्स, ये सभी स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जो भी हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये प्रॉब्लम्स थी कि प्रिंसली स्टेट्स को भी कवर करना था,
बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, जैसे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, उनको भी उसमें में उनको मर्ज करना था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। उन्होंने बहुत ही स्किलफुल ढंग से इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया और 536 जो स्टेट 39 स्टेट थे उनको इंडिया में मर्ज किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया एक राज्यों का संघ है। तो अगर ये सारे राज्य अगर मिल करके एक ना होते तो इंडिया कैसे बनता। तो इट मीन्स कि जब स्वतंत्र राज्य मिल करके एक होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम वो अपने से बिगर यूनिट को बनाएंगे, तो ये कहलाता है कमिंग टुगेदर। अब इधर होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? होल्डिंग जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, होल्ड मतलब पावर को होल्ड करके रखना। इट मीन्स कि राज्य की शक्ति को रोक करके रखना जिससे वो ज़्यादा पावरफुल ना हो सके और कभी कभी समय पड़ने पर वो क्या ना कर सके, विद्रोह ना कर सके, रिबेल ना कर सके। तो इसलिए ये जो होल्डिंग टुगेदर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है और कमिंग टुगेदर में स्टेट्स भी पावरफुल होते हैं, स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कमिंग टुगेदर में, बाई पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीजेज देयर सिक्योरिटी। मतलब इट मीन्स कि सॉवरेनिटी या संप्रभुता और अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के साथ ही साथ वो क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को भी, अपनी सुरक्षा को भी बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है बच्चों? हमारा इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और ये सॉवरेनिटी क्या है? व्हेन अ कंट्री और पर्सन इज फ्री टू फॉर्म इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन, दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। इट मीन्स कि जब कोई राष्ट्र या व्यक्ति अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो वो कहलाता है सॉवरेनिटी या संप्रभुता। तो संप्रभुता का अर्थ होता है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है, हम अपने डिसीजंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सब कुछ अपने आप ही ले सकते हैं और इसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप सोचिए, सपोज आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया, बांग्लादेश और भूटान, ये तीनों कंट्री सॉवरेन कंट्री है, इनके अलग अलग नाम हैं। अब ये तीनों कंट्री ये डिसाइड कर लें कि हम आपस में मिल करके एक यूनियन बनाएंगे और उसके हिसाब से अपनी ग्रोथ के लिए वर्क करेंगे। तो क्या इससे उनका नाम खत्म हो जाएगा? नहीं बच्चों, उनका नाम वैसे ही बना रहेगा और वो वर्क भी करेंगे और वो उनको फ़ायदा भी होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने पढ़ा ही है कि यूरोप के 29 स्टेट्स जो थे, 29 कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने आपस में मिल करके क्या किया, एक समझौता किया कि वो सारी कंट्रीज़ जो है आपस में मिल करके वर्क करेंगे यूरोप की ग्रोथ के लिए और उसकी तरक्की के लिए। इसके लिए उन्होंने एक कॉमन यूरोपियन करेंसी भी बना ली जो यूरो कहलाती है। तो बाद में अब उसमें से एक कंट्री ब्रिटेन ने उसमें से अलग होने का फैसला कर लिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन कम्युनिटी, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अब ये और इसका एक एग्जाम्पल आपको हम दे सकते हैं यूएसए। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट मीन्स है कि राज्यों का समूह। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राज्यों अमेरिका में जो राज्य हैं उनका यूनाइट होना। तो अमेरिका के 52 जो स्टेट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपस में एक होकर के रहेंगे और वर्क करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक बिगर यूनिट बनाई और अमेरिका एग्जिस्टेंस में आया। तो बच्चों ये कमिंग टुगेदर का ये एग्जाम्पल है और इसमें जो स्टेट्स होते हैं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, स्टेट ही डिसाइड करते हैं। तो स्टेट यूजली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग इन द फेडरलिज्म। सारे स्टेट्स जो होते हैं इस कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, उनमें सबके पास बराबर शक्तियाँ होती हैं और वो क्या करते हैं, और वो फेडरलिज्म में ताकतवर होते हैं। ये जो फेडरलिज्म कमिंग टुगेदर फेडरेशन है ये क्या करता है, स्टेट्स को पावरफुल बनाता है। ये एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया।
और ये एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए सेंट्रल है ब्लैक कलर से, और ये रेड कलर से जितने भी बने हैं स्टेट्स हैं। स्टेट सारे मिल करके अपनी पावर सेंट्रल को दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये कमिंग टुगेदर हो गया। अब बच्चों आई होप कि आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है हमारा होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर इट मीन्स कि लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। बड़े बड़े देश या राज्य, स्वतंत्र राज्य, ये क्या करते हैं, ये खुद से फैसला करते हैं कि वो अपनी शक्तियों को डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। किसके बीच में? जो उनके अंडर में जो स्टेट्स है, राज्य है, या फिर राष्ट्रीय सरकार के साथ वो अपनी शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स। अब होल्डिंग टुगेदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया था कि होल्ड का मतलब है पावर को होल्ड करके रखना। किसकी पावर को होल्ड करके रखना? यहाँ पर राज्यों की पावर को होल्ड करके रखना, जिससे कि वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। और सपोज कीजिए कि एक बड़ा कंट्री है और उसने ये डिसाइड किया है कि वो जिसकी जितनी भी सब बॉडीज़ हैं उसमें अपनी जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो इसलिए ऐसा करना चाहता है ताकि जो उसकी सब बॉडीज़ हैं, उसकी जो यूनिट्स हैं, उनको ये रियलाइज़ होता रहे कि वो भी उसी गवर्नमेंट का, फेडरलिज्म का या संघवाद का ही एक हिस्सा है और वो उससे अलग नहीं है और उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो। तो क्या जो बिग कंट्री है उसने अपनी पावर्स को अपने स्टेट में डिवाइड कर दिया, तो क्या इससे उसकी पावर कम हो जाएगी? नहीं, इससे उसकी पावर कम नहीं होगी, बल्कि वो स्टेट को रिस्पेक्ट मिलेगा। स्टेट भी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। तो कमिंग टुगेदर में स्टेट्स होते हैं वो आते हैं और स्टेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स। कमिंग और होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट्स की बजाय। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब होल्डिंग टुगेदर का ये क्या है, एक इसका मतलब समझ लीजिए कि एक ये कमी है होल्डिंग टुगेदर की। क्या कमी है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, जो उसकी इकाइयाँ होती हैं राज्य की, बड़े बिग कंट्री की, उनके बीच में अनइक्वल पावर होता है। कोई राज्य ज़्यादा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, वो किसी के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, किसी के पास कम शक्तियाँ होती हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही डिसाइड करती है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे करेगी। वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो उसकी डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको पावर देती है, और तो इससे कोई स्टेट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, कोई कम पावरफुल होता है। उस सेंट्रल स्टेट को जहाँ लगा, उसे अपनी ज़रूरत लगी, उसे नीड लगी, उसने उस स्टेट को पावर दे दिया। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा इंडिया, जापान और बेल्जियम। बेल्जियम में आपने देखा था कि जो बेल्जियम की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसने दोनों कम्युनिटी के बीच में अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। जब उनको लगा कि उनका देश जो है एक खतरे से गुजर रहा है तो उन्होंने अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक ये एग्जाम्पल इंडिया में भी है, इंडिया का भी है। इंडिया में भी कुछ स्टेट्स हैं, जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी कुछ ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन है, सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से उनको कुछ स्पेशल पावर देनी पड़ती है। और इसके अलावा अभी करेंटली हमारा इसका एग्जांपल है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया है। आर्टिकल 370 के थ्रू ही जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का, स्टेट का दर्जा दिया गया था। ये उस समय की बात है जब हमारी कंट्री फ्री हो रही थी, फ्रीडम मिल रही थी। तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह ने, उन्होंने इंडिया में मिलने से इनकार कर दिया। तो उस समय के जो हमारे करंट के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको समझाया और उनसे कहा कि आपको कुछ स्पेशल रियायतें दी जाएंगी जिससे कि आप इंडिया में अगर आप मर्ज होते हैं। तो इसके तहत उनको आर्टिकल 370 लाया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया था और भारत सरकार केवल डिफेंस
और डिफेंस और ये कुछ और टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक को सिक्योरिटी और इन टॉपिक्स को छोड़कर जम्मू कश्मीर के किसी भी टॉपिक्स पर विषय पर रूल नहीं बना सकती थी। ये आर्टिकल 370 का मिसयूज था जम्मू कश्मीर के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि होल्डिंग टुगेदर में कुछ स्टेट्स को, कुछ यूनिट्स को ज़्यादा पावर मिल जाती है और कुछ को कम पावर मिल जाती है। आप इस एग्जांपल से देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर जो दी जा रही है स्टेट्स को, तो स्टेट्स यहाँ पर कम स्ट्रांग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है और कैसे दोनों अपने को मेंटेन करते हैं, और कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, ये जो फेडरलिज्म का 2 टाइप्स है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, दोनों में क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही साथ फेडरल सिस्टम के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव भी बताए थे मैंने। और तो ये अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ।